ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है इस मुद्दे पर कि जो छात्र हमारे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द देश लौटाने के लिए और क्या कोशिशें हो सकती हैं। और मनन द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि जानकार हैं विदेश मामलों के। मनन जी, जब किसी देश में फ्लाइट्स नहीं जा सकती हैं और जिस देश ने हमला किया है रशिया, उससे बताया जाता है कि हमारी संबंध काफी ठीक ठाक हैं, तो इस स्थिति में और क्या कुछ कदम भारत सरकार डिप्लोमेटिकली उठा सकती है ताकि हमारे छात्रों की सुरक्षित वापसी हो सके? क्योंकि अभी जो प्रोसेस है उसमें बॉर्डर तक छात्रों का पहुंचना ही बड़ी चुनौती है इस बमबारी के बीच में, और खासकर जो बॉर्डर से काफी दूर बैठे छात्र हैं, ट्रांसपोर्टेशन या तो है नहीं है तो बहुत महंगा है, तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो कुछ और डिप्लोमेटिकली कदम उठाए जा सकते हैं छात्रों को वहां से निकालने में? जी, यहाँ पर मैं ये बात सामने रखना चाहूंगा कि जो सबसे डिस्टर्बिंग और पेनफुल चीज हो रही है यूक्रेन में, तो वो है, उसको हम लोग इंग्लिश में तो कहते हैं, समझते हैं, कोलेटरल डैमेज से। तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भारत और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐतिहासिक संबंध है, गाढ़े संबंध है। 1971 में, जो मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे अभी, पर फिर भी 71 में फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी साइन हुई थी। उसके बाद से अमेरिका के एक्टिविटीज के कारण भी संबंधों में खटास आई, पर फिर भी देखें कि संबंध बहुत अच्छे हैं। और पुतिन जी और मोदी जी की पर्सनल केमिस्ट्री है। ये तीन लोगों की केमिस्ट्री थी, मानी जा रही थी कि ये तीन धुरी की तरह उभरेंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी। तो ये, इसमें हमें चिंता की बात नहीं है, पर जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, ये इससे भारत के स्टूडेंट्स को बचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाता है, जो बिल्कुल सही बात नहीं है। ऐसे वियना और जेनेवा कन्वेंशंस में के प्रोटोकॉल्स में और ओरिजिनल टेक्स्ट में कई जगह लिखा हुआ है कि आप अनआर्म्ड नॉन कॉम्बेटेंट को कभी भी टच नहीं कर सकते, उसको हार्म नहीं पहुंचा सकते। ये एक तरह की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की तरह की बात है। तो ऐसा वहां पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें हैं जिनके तहत हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि जो परिवार हैं जिनके बच्चे अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको हम मात्र सांत्वना नहीं दें या उसका कोई पॉलिटिकल राजनीतिक इशू नहीं बनाए। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और साथ में डेलीगेशन भी गया है सीनियर लोगों का, जैसे कि जसवंत सिंह जी का डेलीगेशन गया था विवेक काजू के साथ 1998 में, जब भारत के लोगों को, भारत के IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। पर ऐसी कोई पैरेलल नहीं है दोनों घटनाओं में कि भारत। मनन जी, लेकिन एक बात जो छात्र कह रहे थे और अभी जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूक्रेन के जो लोग हैं वहां पर और खासकर जो सैनिक हैं, वो भारतीय छात्रों का एक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको रशिया कुछ नहीं कहेगा, इनको आप ढाल बनाने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, एक जो डिप्लोमेटिकली भारत का स्टैंड है, उससे भी यूक्रेन बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो क्या यूक्रेन से भी किसी तरह की, यहाँ जो यूक्रेन की एम्बेसी है, उससे किसी तरह का संवाद कायम किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन की एम्बेसी से संवाद कायम किया जा सकता है। और मैं 2 दिन पहले यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं, उनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, पर वो थे, उनके साथ हम लोग एक वेबिनार में बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो यूक्रेन की तो स्थिति इतनी खराब है कि उनके एम्बेसडर की आंखों में आंसू आ गए और ही टोल्ड अस, हम लोगों के सामने बोले वो लोग कि हमें मोदी जी प्लीज हेल्प अस, मोदी जी हमारी मदद करिए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर ये घटना सही है, अगर इसमें कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है कि भारत के स्टूडेंट्स को शील्ड की तरह, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल अनुचित है, अनएक्सेप्टेबल है। पर हर चीज विश्व में जब युद्ध छिड़ता है, 2 राष्ट्रों के भी युद्ध छिड़ता है, तो किताबी चीजें जो होती हैं, जेनेवा कन्वेंशन हो या वियना
या डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल हो, उनको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड और टेक्स्ट बाय टेक्स्ट फॉलो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर थोड़ी चिंता की बात है। और मैं ये कहूंगा कि हमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। हम जैसे लोग भी तैयार हैं कि परिवारों को पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाए, परिवारों को महज सांत्वना नहीं दी जाए, पर उनको उनके स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के बारे में और क्या प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है और युद्ध की परिस्थिति एक्चुअली कैसी है, सिनेरियो कैसा है, कहीं कंप्लीट एनार्की और केओस तो नहीं फैल गया है, इन सब बातों के बारे में सरकार पूरी तरीके से बता के रखे। परिवारों को सांत्वना देना यहाँ बैठकर अपने घर के ड्राइंग रूम से बड़ा आसान है, पर क्या गुजर रही होगी हमारे पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर, ये बात मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। और एक चीज और कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हम ये देख रहे हैं कि कोशिशें तो हो रही हैं, लगातार छात्रों से अपील भी की जा रही है कि आप बॉर्डर की तरफ मूव करने की कोशिश कीजिए। ये कितना सेफ है छात्रों के लिए? क्योंकि उनका एक डर ये भी है कि अगर हम बंकर से बाहर निकले तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बमबारी की चपेट में आ जाएं, कहां एयर स्ट्राइक्स हो जाए, ये भी डर है एक छात्रों के अंदर। तो क्या सेफ है फिलहाल छात्रों के लिए? क्या वो जो सेफ जोन है अभी वहीं पर रहे? वहां भी दिक्कत ये है कि खाने की कमी है, पीने की कमी है उनके सामने, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया इस वक्त। नहीं, मैं कभी भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है या वॉर छिड़ता है या लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में सामने आ रहा है यूक्रेन रशियन वॉर, तो मैं तो ये कहूंगा दिल्ली में दूर बैठा हुआ और डिप्लोमेट से हमारी बातचीत भी होती रहती है और यूक्रेन एम्बेसडर से भी बात हुई। हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को जहां पर वो हैं, जहां पे अपने हॉस्टल्स में हैं, अगर यूनिवर्सिटीज के या फिर अगर वो पीजीज में है, पेइंग गेस्ट हाउसेज में है, उन्हें वहीं पर रहना चाहिए। खाने पीने की कमी, जब कर्फ्यू उठता है, जब एम्बार्गो उठता है, तब वो जाकर ले लें, अपनी टीम्स बना लें और थोड़ा अपने आप में कोऑर्डिनेट करें, ऑर्गेनाइज करें। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अपने घरों में रहेंगे, हॉस्टल्स में रहेंगे, तो इससे उनकी बिल्कुल सेफ रहेंगे वो लोग। पानी, खाने की कमी पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ी चीज है। बच्चों को वो फूल की तरह हम लोग रखते हैं अपने बच्चों को, पर फिर भी उनकी सेफ्टी पूरी तरीके से मुझे लगता है गारंटीड है। और जिस तरह की बात का सिनेरियो हम अफगानिस्तान, इराक, सीरिया वगैरह में देख चुके हैं, वैसा होने की कोई संभावना नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा। और क्योंकि और मुझे लगता है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये हमको ऐसा भी है कि यूरोप के जो अदर कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अलावा, उनके साथ भी हमारी गवर्नमेंट को, न्यू दिल्ली को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और जैसा कि बताया गया कि अमेरिका का एक भी व्यक्ति नहीं मौजूद है, तो हमें ये सीखने की जरूरत है। और एम्बेसी के पास भी रिसोर्सेज इतने कहां से आएंगे जब वहां पे पानी, बिजली और खाने की किल्लत है। फिर भी कोशिश की जा रही है, प्रयत्न किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रशिया भारत का मित्र राष्ट्र है, तो भारत के बच्चों को ज्यादा मुसीबत नहीं आने वाली है वहां पर। मनन जी, अभी जो हमारे पास डिटेल्स सामने आई हैं, लगभग 1100-1200 बच्चे वापस लौट कर आए हैं, जबकि संख्या बताई जा रही थी 18-20 हजार के आसपास। तो अभी तो हम बहुत कम लोगों को लेकर आ पाए हैं, यानी कि अभी तो रेस्क्यू का एक छोटा सा हिस्सा ही हमने पार किया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेस्क्यू करने की, और वही मैं कह रहा हूं कि स्पीड अप करने की, पेस को बढ़ाने की जरूरत है। पर जिस तरीके से हमारी एमईए भी लगी हुई है, मुझे पता है हमारे कुछ सीनियर्स हैं हमारे जेएनयू के, वो भी इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इवैक्यूएशन में और रिफ्यूज शेल्टर्स प्रोवाइड करवाने में। तो एफर्ट तो पूरा के पूरा चल रहा है। और साथ में ये भी बात है कि हमें यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी और भी अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है चिंता की बात इतनी नहीं है। वे लोग रहेंगे वहां पर अपने अपने बंकर्स में, तो बंकर्स में रहेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और पर मुझे ऐसा लगता है केओस, जेनोसाइड वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दो राष्ट्रों के बीच लड़ाई है, किसी आतंकवादी संगठन और स्टेट और राष्ट्र के बीच की लड़ाई नहीं है ये। तो मेरी ऐसी सोच है। मनन जी, एक चीज और है जो परिवार वालों को ही चिंता बढ़ा रही है, वो ये कि ये युद्ध 5 दिन तक खिंच चुका है और अभी आगे और कितना खिंचेगा,
इसका कुछ पता नहीं है। और अब जब आशंका ये जताई जाने लगी कि रूस की जो स्थिति इस वक्त बन रही है उसे आर्थिक मोर्चों पर जिस तरीके से पीछे धकेला जा रहा है और नुकसान भी हो रहा है उसका, कि ये रासायनिक वॉर ना हो जाए, एक डर ये पेरेंट्स के अंदर जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो ये आपको लगता है कि ये रासायनिक वॉर की तरफ ना बढ़ जाए और इससे फिर नुकसान कितना हो सकता है? नहीं, इसको लेकर मैं भी सुबह से काफी चिंतित हूं। मैं लिख पढ़ रहा था इन्हीं बातों के ऊपर, इन्हीं न्यूज रिपोर्ट्स के ऊपर। आप मीडिया पर ही डिपेंडेंट है, हम लोग भी। तो पुतिन ने सुबह सुबह डिक्लेयर किया, मतलब वहां पे रात होगी शायद, ये डिक्लेयर किया कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है, जो परमाणु ऑप्शन है, वो भी खोला जा सकता है अगर यूक्रेन और जेलेंस्की सरेंडर नहीं करते हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है, ये बड़ा मतलब वरीसम सिचुएशन है, चिंता पैदा करने वाला विषय है। क्योंकि पहले अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को फॉलो करें और अमेरिकन प्रेसिडेंट और मैक्रॉन और नेटो के चीफ और शॉल्स जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनकी जो बातचीत है, उनके स्टेटमेंट्स को देखें तो इन्होंने कहा था, सबने ये कहा था कि पुतिन जरूर कोई कवायद कर रहे हैं, 2 लाख सैनिक इतनी जल्दी खड़े नहीं किए जाते और इतनी एक्सरसाइजेज नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी को डराने का या प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। पुतिन ने वो काम किया जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था कि ऐसा करेंगे, वे यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करेंगे। पर इसमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली बात है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन और रशिया के बीच में, डेलीगेशंस के बीच में डिप्लोमेसी प्रारंभ हो गई है, बातचीत चल रही है, कोई डील जरूर स्ट्राइक की जाएगी, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। पर क्योंकि रशिया की डिमांड है कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए जेलेंस्की, और अब क्योंकि घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेन के लोग, उनको भी आर्मामेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, ये सारी बातें हैं। पर फिर मुझे लगता है कि अगर टॉक सक्सेसफुल हो जाती हैं तो 2-4 दिन में हो सकता है कि ये जो बर्बादी का मंजर है, ये शायद खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो फिर हमारे बच्चों की हमें चिंता, वो भी कंप्लीटली वी कैन श्रग इट अंडर द कारपेट, उसको भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबकी आशा है इस समय बेलारूस में है कि वहां पर रशियंस और यूक्रेनियंस क्या डिसाइड करते हैं, कैसे वॉर को डिसाइड करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती की। नेटो और अमेरिका के इमेजिनेशन के सपोर्ट से उन्होंने इतने बड़े वर्ल्ड पावर के साथ वॉर को इनवाइट किया। जो हो गया सो हो गया, हमें अपने बच्चों की चिंता है। पर मुझे लगता है कि बेलारूस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वहां से निकल के आएगा और ये युद्ध शायद खत्म हो जाएगा। पर आगे के लिए हमें देखना चाहिए कि जो रशियन सैटेलाइट्स हैं, वहां पर भी हमारे बच्चों की कंडीशन देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल और सिविलाइजेशनल हेजेमोनी के चलते ये सारे सैटेलाइट स्टेट्स को छेड़ेंगे पुतिन जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वॉर, जो बात सही कही, जो डर था कि रशिया अटैक कर देगा। ठीक, मनन जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक और छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, शमशी हैं। और शमशी, आप से जानना चाहेंगे आप कब लौटे हैं और किन स्थितियों का सामना कर लौटे हैं वहां से? जी, मेरा नाम आस्था है। माफ कीजिएगा आस्था, आप बताइए आप कब लौटे हैं और किस स्थिति का सामना कर लौटे हैं वहां से? हाँ जी, कल मैं रायपुर लौटी हूँ। और उसके मतलब हम सुबह 10 बजे हम दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे थे और मैं एक्चुअली वेस्टर्न यूक्रेन के साइड थी। तो वेस्टर्न यूक्रेन के साइड तो उतनी हालत खराब नहीं थी, पर कुछ दिनों बाद हालत खराब हो सकती थी। तो आस्था, जब आप वहां से आए हैं तो किस देश के जरिए आपको यहाँ लाया गया है? क्या बॉर्डर क्रॉस करने में किसी तरह की दिक्कतें आप लोगों को आई? एम्बेसी से क्या संवाद ठीक तरीके से कायम हो पा रहा था? जी, हमारी एम्बेसी ने काफी मदद करी थी। हम बॉर्डर जब क्रॉस किए थे, मैं हंगरी बॉर्डर क्रॉस करी थी और वहां तक मुझे बस की हेल्प मिली थी जो मेरी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था। फिर वहां तक हम बस से गए,
फिर उसके बाद फिर हंगरी बॉर्डर में जो ज़ेहुनी बॉर्डर है वहां पर फिर इंडियन एम्बेसी आई थी, उन्होंने हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, हमें वहां पर 4-5 घंटे का समय मिला था, मतलब समय लग गया था। और फिर उसके बाद फिर हम वहां से बुडापेस्ट गए थे, कैपिटल हंगरी का, फिर वहां से हमने फ्लाइट पकड़ी थी एयर इंडिया की जो दिल्ली में आई थी। आस्था, आपकी अपने किसी और दोस्तों से बातचीत वहां पर हो रही है, वो किस सिचुएशन में हैं? और आप लकी थी कि बस के जरिए आप लोग आ गए, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो बॉर्डर एरिया से थोड़े दूर हैं छात्र, उनको बड़ी परेशानी सामने आ रही है, तो उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई है अभी? हाँ जी, एक्चुअली जो कीव और खारकीव में जो बच्चे फंसे हैं उनकी हालत काफी खराब है, वो बेसमेंट में अटके हुए हैं, उनके पास खाने का सुविधा नहीं है और वो बॉर्डर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो आस्था, ये सारी यूनिवर्सिटीज की तरफ से क्या कोशिशें हुई हैं कि छात्रों को बस के जरिए कम से कम बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाए, या केवल आपकी यूनिवर्सिटी के जरिए किया गया? और वहां पर कितने भारतीय हैं, क्या सभी को ये सुविधा मिल पाई? जी, एक्चुअली बाकी यूनिवर्सिटियों का तो नहीं पता, पर जो मेरी उजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी थी उन्होंने हमारी हेल्प करी, और हमारे बाकी सारे इंडियन शायद आज या कल में हमारे सारे स्टूडेंट जितने भी है 1st से 6th ईयर, सारे बच्चे पहुंच जाएंगे बॉर्डर तक, और मतलब काफी हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी मदद करी। आस्था, आप का कौन सा ईयर चल रहा था पढ़ाई का वहां पर, और आप लोगों की यूनिवर्सिटी का किस तरीके का रवैया था? क्योंकि यूनिवर्सिटीज पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो लगातार छात्रों से कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, केवल मीडिया वॉर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और क्लासेस ऑफलाइन ही चलती रहेंगी। इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने भी रही वहां पर कि आप लोग निकलना चाहते थे लेकिन क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो रही थी? जी सर, एक्चुअली नहीं, हमारी क्लासेस तो हमारे जो डीन थे उन्होंने ऑनलाइन करवा दिया था, और हमारी यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर जितने भी हैं वो काफी अच्छे हैं, उनका रवैया हमारी तरफ काफी अच्छा रहा। आस्था, इसके अलावा वहां पर जो और बच्चे फंसे हुए हैं उनसे किसी तरह का संपर्क आपने किया है इस दौरान? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हैं, और उनका ये कहना है, वो क्योंकि खबरें देखते हैं और खबरें सच भी हैं, जिस तरह की टूट फूट की, नुकसान की, आगजनी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो उससे एक डर बैठता है उनके अंदर। तो क्या रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर स्थितियां सामान्य हैं? जी नहीं, हर जगह तो सामान्य नहीं है। जो वेस्टर्न यूक्रेन है वहां पर काफी खराब हालत है। जो टर्नोपिल था, हमें लगा था कि वहां पर तो कुछ नहीं होगा, पर वहां पर भी बम विस्फोट की हमें न्यूज मिली थी, और मैं बाकी मेरे जो दोस्त वगैरह बाकी यूनिवर्सिटी में उनसे मैंने बातचीत करी है। जो मेरी एक फ्रेंड है वो रोमानिया की तरफ से आ रही है, और ऑफलाइन उनकी यूनिवर्सिटी में शायद कोई दिक्कत आई थी, फिर वो जिस दिन वॉर हुआ उसी दिन उनकी क्लासेस ऑफलाइन की गई थी। आस्था, भारत आने के बाद रायपुर तक पहुंचने का सफर किस तरीके का रहा? किस तरह की मदद यहां पर आकर मिली है आपको? जी, काफी हेल्प मिली है, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी काफी हेल्प करी, जो वो हंगरी से हमें यहाँ तक लेके आए। फिर मेरी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने काफी हेल्प करी मुझे रायपुर तक पहुँचाने के लिए, हमें सारी तरह की सुविधाएं मिली, और हम काफी खुश हैं। आस्था, कौन सा ईयर था आपका, और आपके साथ आसपास से कुछ और छात्र भी गए थे वहां पर, खासकर रायपुर से, या जो आपके जानकार हो छत्तीसगढ़ के? जी हाँ, मेरा एक्चुअली 1st ईयर है, और मैं मतलब इसी साल मेरा पूरा 1st सेमेस्टर इसी साल खत्म हुआ है, और मैं 2nd सेमेस्टर में हूँ। क्योंकि जब आप यहाँ से गए होंगे तो जाहिर बात है कुछ आपके दोस्त रहे होंगे, उन्होंने सलाह दी होगी आपको कि आप यूक्रेन में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो इस तरह के जान पहचान वाले लोग भी हैं, उनके जरिए आप वहां तक पहुंची हो क्या? उनमें से कोई ऐसा है जो अभी भी वहां फंसा हुआ है? जी, अभी तो कोई नहीं फंसा हुआ है। जो मेरी रूममेट्स थी वो भी छत्तीसगढ़ की थी, दूसरे जगह की थी, और वो अभी दिल्ली में है, वो कल शायद रायपुर आएंगी। आस्था, एक चीज और, वहां पर कुछ और देश के छात्र भी पढ़ रहे होंगे आपके साथ, उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन, उनकी सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए, और आप कुछ डिमांड करना चाहेंगे कि यहाँ की सरकार क्या सुधार कर सकती है, क्या दिक्कतें वहां पर जो शायद नहीं पता चल पा रही हैं यहाँ बैठकर? हाँ जी, एक्चुअली बाकी गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करना चाहिए, नाइजीरिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के, बाकी देश के वहाँ पर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने तो हमारी तुरंत मदद कर दी और हमें बाहर निकाल लिया, पर बाकी देश के बच्चों का मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनकी एम्बेसी जब उनकी मदद करेगी तब वो निकल पाएंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि
वहां पर जल्दी से जल्दी हमारी मतलब प्रबंध करे सरकार, और बच्चों को एटलीस्ट वो बॉर्डर तक पहुंचा दे ताकि वो सेफ फील करे यूक्रेन से बाहर निकल के, और फ्लाइट्स के नंबर बढ़ा दिए जाए ताकि ज्यादा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी जुड़ गए हैं। टी.एस. सिंहदेव जी, आपका स्वागत है। और सिंहदेव जी, सबसे पहले तो यही जानकारी आपसे चाहेंगे कि जो हमें पूरे देश की संख्या पता चली वो तो लगभग 18,000 के आसपास पता चली, उसमें छत्तीसगढ़ के कितने छात्र हैं और कितने वापस आ पाए हैं अभी तक? कल तक की जो जानकारी थी करीब 150 लोगों की जानकारी थी, क्योंकि कोई पंजीकृत नहीं है, वहां गए इसके पंजीकरण नहीं हुआ था, तो 150 के करीब की जानकारी थी। 30 लोग वापस आ गए हैं या वहां से निकल गए हैं। हमारे क्षेत्र के भी 2 बच्चे थे, उनके लिए भी मैंने जो नोडल अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी, यहाँ भी जो दिल्ली से डील कर रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, उनसे भी बात की थी। वो 2 बच्चों को रोमानिया बॉर्डर पे क्रॉस करने को नहीं मिल रहा था, तो वो भी रोमानिया बॉर्डर से आज क्रॉस कर गए हैं, उनके परिवार के लोगों की खबर आई थी। तो कई ऐसे हैं जो बेलर वहां से निकल गए हैं, लेकिन हवाई जहाज या उसकी व्यवस्था के इंतजार में वापस देश नहीं आए। टी.एस. सिंहदेव जी, वो लोग जो 120 बच्चे, अगर हम एक और साथ में जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि कीव, हाँ, अगर एक अनुमान हम लगा लें 120 और बच्चों का, उनके परिवारों के लिए इस वक्त मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारा, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनके संपर्क में है, उनको ठीक से मार्गदर्शन मिले, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है, नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं राज्य में भी और दिल्ली में भी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि सिंगल पॉइंट ये डील हो रहा है, राज्य सरकारें दूसरे देश से सीधे डील नहीं कर पाती या विदेश मंत्रालय से, तो हमारे अधिकारी विदेश मंत्रालय से दिल्ली में, और उनको जितनी जानकारी उनके पेरेंट्स से और बच्चों से आ रही है वो उपलब्ध करा रहे हैं। अमूमन स्टूडेंट्स के संबंध में यही देखने को और सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई एजेंट हैं जिनके माध्यम से बच्चे वहां पढ़ने के लिए गए हैं, तो ये एजेंट वहां भी हैं और उनके प्रतिनिधि देश में भी हैं, तो ये लिंक भी अगर साथ लिया जाए, क्योंकि कुछ जगह ये बात आ रही है कि कई जगह एजेंट जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ने गए वो तो सक्रिय होकर उन्होंने जानकारी दे दी, लेकिन जहां वो अभाव है, संपर्क का या तालमेल का अभाव है, वहाँ के बच्चों को वो राहत नहीं मिल पा रही है, वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और जो बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है वो बच्चे अपने से निकल गए हैं। चिंता ज़्यादा अभी उत्तरी क्षेत्र की है, जहाँ ये माना जा रहा है कि बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपनी शेल्टर्स में ही हैं, भूमिगत शेल्टर्स में ही हैं, वहाँ की चिंता ज़्यादा है। टी.एस. सिंहदेव जी, आप लोगों की तो क्योंकि डायरेक्ट बातचीत हो रही है, आप लोग डेटा भी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो भी है विदेश मंत्रालय को, तो अभी क्योंकि 18,000 बच्चों की अगर बात हो रही थी तो उसमें केवल 1100 के आसपास अगर बच्चे वापस लौटे हैं, तो अभी तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहां पर हैं, और 100 से ज़्यादा तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो और ये प्रोसेस बहुत अभी ऐसा लग रहा है कि लंबा खिंच सकता है, तो उनकी परेशानियां ना बढ़े पेरेंट्स की, उनको किस तरीके से आप डील कर रहे हैं? एक तो ये व्यवस्था करनी होगी कि अब जो बच्चे शेल्टर्स में हैं उनके पास खाने की भी दिक्कत आ रही है। जो 2 बच्चों का मैंने बताया, मिश्रा और मैत्री हैं, ये अभी रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके आज ही गए, उनके परिवार वालों का फ़ोन आया, उनके पास भोजन की व्यवस्था की कमी थी, तो अब तो उन्होंने दूसरे देश में प्रवेश कर लिया है, तो ऑनलाइन अकाउंट भी उनके चालू हो जाएंगे, वरना कैश से जितना चला पा रहे थे चला रहे थे। तो जहाँ जो अभी विद्यमान हैं वहाँ तक वहाँ की सरकार से बात करके हमको खाद्य सामग्री इत्यादि जो बच्चों को चाहिए ये पहुँचाना जरूरी है। कई बच्चे जो बाहर निकल गए हैं, अपने इनिशिएटिव से बाहर निकल गए हैं और बॉर्डर के पास हैं, जैसे ये 2 बच्चों का उदाहरण, ये 3 रात इन्होंने बाहर बिताई, ये सर के ऊपर छत नहीं थी, और बच्चों ने बताया, उनके पेरेंट्स ने बल्कि बताया कि 3 दिन करीब -3 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे बाहर थे, और स्वाभाविक है बाहर हैं तो उनका
बैटरी पैक भी डिस्चार्ज हो गया था, मोबाइल काम करना बंद कर दिया था। बड़ा मुश्किल तो समय है ऐसी सर, भी और हम ये परिस्थितियों चाहते में हैं अगर कि बच्चे पहुंच राज्य जाएंगे, सरकार का, क्योंकि तो वो सीधा काफी इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, असुरक्षा लेकिन जो महसूस भी आप करेंगे। मोरल सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं इन बच्चों की करिए। लगातार एक कॉन्टैक्ट जो ब्रिज का काम है कम से कम वो आप लोग कर सकते हैं, यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है कि जल्दी और भी बच्चे वापस आ जाएंगे, और पेरेंट्स से भी यही हम अपील करते हैं कि आप थोड़ा सा ढांढस बंधा कर रखें। कोशिशें हो रही हैं जल्द से जल्द बच्चों को वापस लाने की। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस।